हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी, आपको सबको पता है कि रिवीजन वाली वर्कशीट चल रही है। यहाँ पे बच्चों आज वर्कशीट्स काफ़ी लंबी आई हुई है, मतलब कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का काम है आपका। आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पर 1 अंक वाले सारे प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको छोटा छोटा आंसर्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे 3 से 5 अंक वाले प्रश्न में आपको काफ़ी बड़े बड़े उत्तर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का बच्चों बहुत ही बड़ा लिखना होता है। कम से कम 1 पेज का तो आपको आंसर लिखना ही पड़ता है। इसके बाद एक स्रोत आधारित प्रश्न है 4 अंक का, तो ये भी हमें करना है। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं अपनी आंसर शीट पे। तो जैसा कि बच्चों आपको आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं? बच्चों ये कहते होंगे, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में सहायता करता है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र बच्चों प्राथमिक द्वितीयक के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में उसकी मदद करता है, जिस वजह से उसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहते हैं, ये यहाँ पे बच्चों र की जगह पे ह आएगा, कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का में सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह हो जाएगा प्रश्न 2। प्रश्न 3, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य अत्यधिक लाभ कमाना होता है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे बच्चों आप लिखोगे इसका पूरा उत्तर कि मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्य के समय जो तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये बच्चों हमारा प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है? तो इसका उत्तर होगा, सरकार किसानों के अनाज को उचित मूल्य पर खरीदती है और राशन की दुकान के माध्यम से उपभोक्ता को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की ही सहायता करती है। तो यहाँ पे बच्चों ये काफ़ी सिंपल से आंसर्स हो गए हमारे 1 से लेकर 5 तक 1 मार्क्स वाले प्रश्न। अब यहाँ पे बच्चों 3 से 5 मार्क्स वाले भी आएंगे, बट इससे पहले अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि आपको वीडियोज़ अपडेट्स मिलती रहें। अब आगे के क्वेश्चन है बच्चों 3 से 5 मार्क्स वाले प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आर्थिक क्रिया क्या होती है? वह सभी गतिविधियाँ जिससे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे कि कृषि, व्यापार, खनन आदि। इसके बाद बच्चों हमारा गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो गैर आर्थिक क्रियाएं वह सभी गतिविधियां जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे घर में खाना पकाना, विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई करना। ये बच्चों हमारी क्रियाएं तो हैं, बट गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इससे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद प्रश्न 2, अपने दैनिक जीवन से उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा,
तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न इस तरह से उत्तर लिखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण और रख रखाव सरकार के हाथों में है, जबकि निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों और कंपनियों के स्वामित्व में है। फिर उसके बाद, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्यम लाभ के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियां कम सरकारी हस्तक्षेप का आनंद लेती है। ठीक है बच्चों, फिर चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट होगा हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के पास नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें अधिक वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का लाभ दिया जाता है, जो निजी क्षेत्र के मामले में अनुपस्थित है। और फिफ्थ पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण रेलवे या डाकघर, BSNL आदि। निजी क्षेत्र के उदाहरण टाटा, यहाँ बच्चों थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, और आपका जियो आदि। ठीक है, तो ये हमारे प्राइवेट्स कंपनियां हो गई। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये प्रश्न खत्म हो जाता है। तो आपने देख लिया, तो ये था हमारा प्रश्न 2। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 3 क्या है बच्चों, संगठित। ठीक है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र, तो सबसे पहला, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत है और इसके नियमों का पालन करता है, जबकि असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कभी भी निकाला जा सकता है अगर काम खत्म हो गया तो। थर्ड, संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम होता है। इसके बाद बच्चों 2 पॉइंट्स और हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाला हमारा प्रश्न है। चौथा पॉइंट, संगठित क्षेत्र में काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में अनिश्चित होते हैं, मतलब कि वहाँ पे टाइम का कोई भरोसा नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, संगठित क्षेत्र में संवैतनिक अवकाश दिए जाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र। ठीक है, पहला भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड भी हो गया बच्चों हमारा। फोर्थ हम करते हैं। अब फोर्थ क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों जो भी प्रावधान थे हमें वो लिखने हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ पर बच्चों को दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को मनरेगा 2005 के रूप में भी जाना जाता है। मनरेगा 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जिनको काम की आवश्यकता है, उन्हें 1 वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसके बाद बच्चों आगे लिखा हुआ है आपका, यदि सरकार रोजगार देने में विफल रही तो यह लोगों को बेरोजगारी भत्ते देती है। 33% कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित है और मनरेगा का मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना तथा रोजगार प्रदान करना है। ये बच्चों हमने पूरा मनरेगा के बारे में बता दिया। इसके बाद भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो बच्चों भारत में 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे पहले हम देख लें बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और काम करने के योग्य है तथा उसे काम नहीं मिलता तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। अब बच्चों बेरोजगारी के मुख्य प्रकार, बेरोजगारी का सबसे पहला मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ विशेष दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि में मौसमी बेरोजगारी सामान्य है। इसके बाद सेकंड, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी जब कहीं आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हों या योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हों तो इसे अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अब जैसे बच्चों कोई इंजीनियर चौकीदार की जॉब करता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। इसके बाद बच्चों शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवा जिनके पास डिग्रियां तो हैं पर काम नहीं, इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जहाँ पे पढ़े लिखे हैं मगर अभी तक क्या है बच्चों बेरोजगार हैं। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या अधिक है।
इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा क्या है, स्रोत आधारित प्रश्न। ये बच्चों 4 मार्क्स वाला है हमारा। तो 4 मार्क्स वाला है। तो सबसे पहला हमारा सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो ये बच्चों हमारा देखो, सबसे पहला, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके बाद दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य की गणना करते हुए अगर कच्चे माल या लागत आदि की 2 बार गणना कर ली जाती है तो उसे दोहरी गणना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं। तो जब कहीं आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हों या योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हों तो उससे अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और लास्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए एक उपाय बताइए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग का विकास करके छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यहाँ पे बच्चों हमारे सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको हेल्प करी हुई होंगी, मतलब कि आप सबके फ़ायदे में रही होंगी बच्चों ये पूरी वीडियो, क्योंकि सारे के सारे जो भी प्रश्न थे, जितने छोटे हो सकते थे और सिंपल वर्ड्स में हो सकते थे, मैंने करवा दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें।